हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CN स्टडी मेथड। सो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे 2.3 घटकों का ढीला होना पर्यावरण प्रदूषण। अब हम लोगों ने पर्यावरण क्या होता है, उसमें कौन कौन से घटक पाए जाते हैं और इनमें क्या क्या संबंध होता है, इसके बारे में हम लोगों ने पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब इस वीडियो में पढ़ेंगे कि किसी एक घटक के न होने से पर्यावरण किस प्रकार प्रदूषित हो जाता है या फिर ढीला हो जाता है, उनका कार्य असंतुलित हो जाता है। इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। लूजिंग ऑफ कंपोनेंट्स, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। जीवन का जाल खेल में आपने देखा, देखिए हम लोगों ने जीवन का जाल खेल देखा था ना। जीवन का जाल खेल में आपने देखा कि किसी एक घटक के होने या ना होने अथवा ढीला होने पर पूरे पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। हम लोगों ने देखा था ना, अगर एक उंगली से भाई 25-40 जन है तो उनमें से एक उंगली से यदि सुतली निकल जाए तो सारे लोगों की हाथ से बंधी हुई सुतली क्या हो जाती है, ढीली पड़ जाती है। मतलब पर्यावरण में एक घटक के ना होने से पर्यावरण को प्रभाव पड़ता है। आइए अब देखें कि यह कैसे होता है। वायु, मिट्टी, जल आदि घटक ऐसे हैं जिनका अन्य सभी घटकों से संबंध है। तो जो ये वायु, मिट्टी, जल, ये सभी घटकों से इनका संबंध होता है। देखिए तो 2.3.1 मतलब कि 2.3 का पहला वायु प्रदूषण। अब देखिए वायु का भी सभी के साथ संबंध है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एयर पोल्यूशन। ये कैसे पर्यावरण को प्रदूषित करता है। वायु घटक के ढीले होने का क्या मतलब हो सकता है। आपने देखा होगा कि वाहनों से निकलने वाला धुआं सांस के साथ शरीर में जाता है। देखिए भाई, वाहन से जो धुआं निकलता है गाड़ी मोटर से, वो सांस के द्वारा हमारे शरीर में जाता है ना, तो उससे बेचैनी होती है। भाई गंदा धुआं होता है तो उससे बेचैनी होगी ना, और आँखों में जलन होने लगती है। यदि घर में चूल्हे का या अन्य कोई धुआं भर जाए तो अच्छा नहीं लगता है ना। आप लोगों ने सभी ने ये सब कुछ महसूस किया होगा, क्योंकि धुएं में विषैले गैसें होती है। क्योंकि धुएं में क्या होता है, विषैला गैस होता है जो वायु में मिल जाने पर इसे खराब या प्रदूषित करती है। तो वायु में भाई अब जब हमको इतना नुकसान पहुंचाती है तो वायु में जाकर के ये क्या नुकसान पहुंचाती होगी। तो ये क्या करती है, वायु में जाकर के मिल जाती है। कारखानों से निकलने वाला धुआं भी वायु को प्रदूषित करता है। तो कारखानों से भी तो जहरीला धुआं निकलता है, वो भी वायु को प्रदूषित करता है। इसी प्रकार वायु में अधिक धूल होने पर भी वह प्रदूषित हो जाती है। इसी प्रकार वायु में क्या होता है, अधिक धूल होने पर वायु प्रदूषित हो जाती है और जीवों के लिए हानिकारक बन जाती है। तो जीवों के लिए क्या बन जाती है, हानिकारक बन जाती है। क्या आपने सड़कों के किनारे सूखी पत्तियों के ढेर देखे हैं। जी हाँ, बिल्कुल देखे हैं। बहुधा इन्हें जला दिया जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो इकट्ठा पत्तियां होती हैं सूखी, उसको हम लोग जला देते हैं। प्रायः किसान भी कटाई के पश्चात खेतों में सूखी पत्तियां, फसली पादपों के अपशिष्ट तथा भूसे जैसे अपशिष्टों को जला देते हैं। इन्हें जलाने पर इनसे हानिकारक गैसें तथा धुआं उत्पन्न होता है। इससे भी वायु प्रदूषित होती है। अतः यह आवश्यक है कि ना तो हम कचरा जलाएं और ना ही किसी को जलाने दें। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग जनरली क्या सोचते हैं, को जला देंगे तो कचरा साफ हो जाएगा, वहाँ से कचरा हट जाएगा। लेकिन हम लोग जलाते ज़रूर हैं, वहाँ से कुछ पल के लिए कचरा हट भी जाता है, लेकिन उसका जितना भी प्रदूषण होता है वो ऊपर वायु में जाकर के वायु को प्रदूषित कर देता है, जिससे हमें इससे अधिक परेशानी उठानी पड़ती है। इसलिए निर्देश दिया गया है कि ना तो कचरा को जलाइए और ना ही वह कचरा को जलाने दें किसी को। ठीक है, सोचिए कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। अपने विचारों को अपनी कॉपी में लिखें। तो वायु प्रदूषण को, जो धुआं वाला गाड़ियां होती हैं उनको यूज़ करना बंद कर दें, खराब गाड़ियों को यूज़ करना बंद कर दें, घर में LPG गैस लगवाएं, ना कि धुआं निकलने वाली लकड़ियों को उपयोग करें। और
फिर जो हम लोग कचरा वगैरह इन सब को जलाते हैं, इससे अच्छा हम लोग क्या करें, इसकी एक गड्ढा खोदें। गड्ढा खोद करके उन जितने भी सूखे पत्ती वगैरह हैं उन सबको कचरा को डाल दें उसमें, ताकि कुछ दिन बाद उसको ढक दें तो वो सड़ करके खाद बन जाता है। इस प्रकार हम लोग वायु प्रदूषण के उपाय निकाल सकते हैं कि वायु प्रदूषण को कैसे बचाया जा सके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट को पढ़ते हैं। दूसरा 2.3.2 मतलब कि 2.3 का भाग उसका दूसरा नंबर जल प्रदूषण। अब वायु प्रदूषण के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया ना, कैसे उसका प्रदूषण होता है, कैसे उसको रोकथाम करना चाहिए, मैंने इसको बता दिया है। अब जल प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। वाटर पोल्यूशन। सभी जीवधारियों के लिए जल आवश्यक है। हम सभी लोग जानते हैं कि सभी जीवधारियों के लिए जल आवश्यक है। क्या बिना जल के कोई जीवधारी जीवित रह सकता है? बिल्कुल भी नहीं। भाई हम लोगों ने सबसे पहले पाठ में विज्ञान के ही अवर पृथ्वी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने जल के बारे में भी पढ़ा था। तो जल हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है, इसके बिना कोई भी जीवित प्राणी जीवित नहीं रह सकता है। सोचिए जीवधारी के लिए कौन सा जल अच्छा रहेगा, साफ या गंदा? तो भाई जनरली हम सभी लोग जानते हैं कि जीवधारियों के लिए साफ पानी ही तो अच्छा रहता है ना। गंदा पानी कौन पीता है? बिल्कुल भी नहीं पीते हैं कोई भी। नालियों, गटरों आदि का गंदा पानी और कारखानों से निकलने वाला विषैला पानी नदी नालों और तालाबों में मिलकर इसे गंदा करता है, जिससे कई जीवधारी मर जाते हैं तथा मनुष्य और बड़े जानवर बीमार हो जाते हैं। सोचिए और अपनी कॉपी में लिखिए कि जल प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, जल प्रदूषण में क्या होता है, जो कारखानों से निकलने वाला गंदा पानी होता है, नाली गटर, सबके घरों से गंदा पानी जो निकलता है, वो पानी को हम लोग क्या करते हैं, नदियों या तालाबों में छोड़ देते हैं, जिससे वो विषैला गंदा पानी क्या करता है, नदियों तालाबों में जा कर के वहाँ नदियों तालाबों की जीवधारियों को नुकसान पहुँचाता है। वहाँ के जीवधारी मरने लगते हैं। और ख़ासकर जो हम मनुष्य लोग ज़्यादातर नदियों नालों में नहाने के लिए अक्सर जाते हैं और बड़े बड़े पशुओं को पानी पिलाने के लिए जाते हैं, तो मनुष्य बीमार होने लगता है और बड़े पशु भी बीमार होने लगते हैं। तो इसकी रोकथाम क्या है, जिस जिस कारण से पानी गंदा हो रहा है उसी कारण को हमें समाप्त करना चाहिए। हमें नालियों गटरों के गंदा पानी को नदियों में या तालाबों में न छोड़कर किसी ऐसी जगह में छोड़े जहाँ पर उसका गंदा पानी अलग इकट्ठे हो। कारखानों के गंदा पानी को नदियों में न आने दें। इस प्रकार उसका एक उचित निपटारा का व्यवस्था बनाना चाहिए। इस प्रकार से हम लोग जल प्रदूषण को रोक सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये दिया गया है, वर्षा जल संग्रह है। हमारे यहाँ वर्षा होती है, लेकिन उस जल का हम लोग बिल्कुल भी संग्रह नहीं करते हैं। सभी के यहाँ छत वाला घर बना होगा, सभी लोग पानी को क्या करते हैं, पाइप के द्वारा नीचे ज़मीन में बहा देते हैं, जबकि उसको इकट्ठा करने के बजाय वो लोग बहाते हैं। ये कितनी विडम्बना की बात है कि मनुष्य जानते हुए भी इतनी बड़ी गलती करता है। तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर हमको एक तरीका बताया गया है वर्षा के जल को संग्रह करने का। तो उस तरीके को हम लोग पढ़ते हैं और अपने आप में ये संकल्प लेते हैं कि हम लोगों को भी पानी बचाना है। वर्षा जल संग्रह, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, संग्रह को हार्वेस्टिंग बोला है। बारिश के पानी को इकट्ठा करना, उसका भंडारण कर बाद में उसका उपयोग करना जल की उपलब्धता को बढ़ाने का एक तरीका है। वर्षा के जल हमारा व्यर्थ बह जाता है, लेकिन उसी जल को यदि हम लोग एकत्रित करके रखें तो हमारे लिए सबसे अच्छा फ़ायदा होगा। इस प्रकार वर्षा के जल को एकत्र करना वर्षा जल संग्रह कहलाता है। तो इस प्रकार वर्षा के जल को एकत्र करना क्या कहलाता है, वर्षा जल संग्रह कहलाता है। इसका मूल आधार है जल जहाँ गिरे वहीं एकत्र कीजिए। तो इसका मूल आधार क्या है, जल जहाँ पर गिरता है उसको वहीं एकत्र करना होता है। वर्षा जल संग्रह के तरीके, पहला भवनों की छत। देखिए अब यहाँ पर तरीका आपको बताया है कि वर्षा के जल को किस प्रकार संग्रहित किया जा सकता है। भवनों की छत पर एकत्रित वर्षा के जल को भंडारण टैंक
में पाइपों द्वारा पहुंचाया जाता है। इस जल में छत पर उपस्थित मिट्टी के कण हो सकते हैं जिन्हें उपयोग करने से पहले नीचे बैठा दिया जाता है। इस जल को भंडारण टैंक में एकत्रित करने के स्थान पर सीधे ही पाइपों द्वारा जमीन में बने गड्ढों तक भी ले जाया जा सकता है, जहां से यह मिट्टी में रिसाव द्वारा भूमि के जल की पुनः पूर्ति करता है। अब देखिए, वर्षा के जल को जब पानी की छत में पानी गिरता है तो एकत्रित हो जाता है। तो उस एकत्रित पानी को क्या करना चाहिए, हमें पाइप के द्वारा एक टैंक में एकत्रित करनी चाहिए और टैंक में एकत्रित करने के बाद सीधे उसे ज़मीन के गड्ढे में पहुंचा देना चाहिए ताकि वहां का वाटर लेवल बना रहे। इस प्रकार ये पहली विधि है वर्षा के जल को संग्रह करने का। और ये दूसरी विधि बताया गया है। एक दूसरा तरीका है कि सड़क के किनारे बनी नालियों द्वारा एकत्रित वर्षा का जल सीधे भूमि में पहुंचने दिया जाए। तो सड़क के किनारे जो नालियों द्वारा एकत्रित जो जल होता है उसे क्या करना चाहिए, इसी तो मैं वहाँ पर बताई कि इनके नाली के गंदे पानी को नदी या तालाबों में ना छोड़कर इनके लिए ऐसे एकत्रित होने का जगह बनाए, वहाँ पर गड्ढा बनाया जाए, गड्ढे में पानी को भेजा जाए और उस पर ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि उसमें कोई भी चीज़ गिर उड़ ना सके, मतलब सोख्ता गड्ढा टाइप का बनाना चाहिए। यदि आप लोग इसके बारे में जानते हो तो आपके स्कूलों के टंकी के पास ये सोख्ता गड्ढा जरूर बना होगा। आप लोग उसका अवलोकन करके समझ जाएंगे किस प्रकार वर्षा के जल या किसी भी जल को संग्रहित करने का कार्य किया जा सकता है। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों की ये दो तरीके समझ में आए होंगे और सरल भी लगे होंगे। और कोशिश ये कीजिएगा कि आपके आसपास के लोग और आप खुद के यहाँ इस प्रकार के तरीके आजमाएं वर्षा के जल को एकत्र करने का। चलिए देखते हैं आगे साइड। 3.3 मतलब कि 2.3 का तीसरा भूमि प्रदूषण, सॉइल पोल्यूशन। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ भोजन की आवश्यकता भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसके कारण पैदावार को बढ़ाने के लिए तरह तरह की रासायनिक खाद, कीटनाशी आदि का प्रयोग किया जा रहा है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग अपने खेतों में फसल उत्पादन के लिए बहुत सारे रासायनिक खादों का उपयोग करते हैं, कीटनाशकों का उपयोग करते जा रहे हैं, जिसके कारण हमारी ज़मीन की जो मिट्टी है वो प्रदूषित होती जा रही है, अनउपजाऊ और कठोर होती जा रही है। इनमें से कुछ रासायनिक पदार्थ ऐसे हैं जिनकी अधिकता भूमि को प्रदूषित करती है और धीरे धीरे उसकी उपजाऊ शक्ति को कम कर देती है। इसलिए खेतों में अधिक से अधिक प्राकृतिक गोबर की खाद आदि का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। तो हमें यदि अपने भूमि के प्रदूषण को रोकना है तो हमें अधिक से अधिक प्राकृतिक खाद, गोबर आदि का प्रयोग करनी चाहिए, जिससे भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने बहुत सारे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण के बारे में देखा और उसके बचाव के बारे में भी देखा। इसमें भूमि प्रदूषण में भी वैसे ही बचाव करना है, क्योंकि आजकल जनसंख्या इतनी अधिक बढ़ गई है जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि भूमि में उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। तो हमको यहाँ पर रासायनिक खाद, कीटनाशी इन सभी का प्रयोग करके मनुष्य अधिक से अधिक पैदावार लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इन कोशिशों के चलते वो ज़मीन क्या हो रहा है, एकदम अनउपजाऊ और कठोर होती जा रही है। तो इसको बचाने के लिए हमको प्राकृतिक खाद जैसे गोबर खाद आदि का प्रयोग करना चाहिए। अपने आसपास के बागीचे, खेतों में जाएं और पता लगाकर उनमें डाले जाने वाले रासायनिक तथा प्राकृतिक खाद की सूची अपनी कॉपी में बनाइए। तो देखिए यहाँ पर ये बोला गया है कि आपके आसपास डाले जाने वाले रासायनिक खाद एवं प्राकृतिक खाद की सूची अपनी कॉपी में बनाए। किस किस प्रकार के हम लोगों के इधर रासायनिक खाद और प्राकृतिक खाद डाला जाता है। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर नीचे पढ़ते हैं ये 2.3.4 मतलब 2.3 का चौथा, ध्वनि प्रदूषण, साउंड पॉल्यूशन। अब देखिए फ्रेंड, ध्वनि भी हमारे लिए एक प्रदूषण ही है।
ध्वनि हम लोग बहुत ज़्यादा, आप लोगों ने देखा होगा डीजे वगैरह बहुत तेज़ी से बजता है, गाड़ी जो ख़राब गाड़ी होते हैं उनका आवाज़ बहुत ज़्यादा आता है, और उसका हॉर्न इतना ज़्यादा लोग बेफालतू के बजाते हैं, इससे हमारे यहाँ पूरे तरीके से ध्वनि प्रदूषण होता है और हम लोगों को पता नहीं होता कि हम लोग क्या गलती कर रहे हैं। लेकिन क्या करें, मनुष्य को कौन समझा सकता है, मनुष्य ही सबसे समझदार प्राणी है, मनुष्य ही सबसे बेवकूफ़ भी प्राणी होता है। यहाँ साउंड पॉल्यूशन भी होता है। अब हम एक अलग प्रकार के प्रदूषण की बात करेंगे। आप में से जो शहरों में रहते हैं उन्होंने देखा होगा कि सुबह होते ही सड़कों पर वाहन दौड़ने लगती है। अब देखिए भाई, हम लोग खुद गांव में रहते हैं, वहाँ पर सुबह होते ही वाहन दौड़ने लगती है, तो शहर की बात ही छोड़ो, वाहनों की इंजन और हॉर्न से तेज आवाज़ या ध्वनि निकलती है। देखिए, वाहनों की इंजन से और हॉर्न से तेज आवाज़ ध्वनि निकलती है। अपनी कॉपी में ऐसे ध्वनि स्रोतों की सूची बनाइए जिनकी आवाज़ बहुत तेज़ होती है। तो भाई, जैसे मिक्सी का आवाज़ निकलता है, और कूलर पंखे इनका भी आवाज़ निकलता है। हम लोग बहुत सारी चीज़ों का उपयोग करते हैं, उनसे भी आवाज़ निकलते हैं। तो बहुत सारे आपको सूची बनाने के लिए मिल जाएंगे, जिनसे डीजे, बक्सा, ये सारी चीज़, माइक अलाउंस वगैरह होता है, गाड़ी मोटर, इन सभी से तो आवाज़ बहुत ज़्यादा निकलता है। तो ये क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण। अब बोलोगे कि इस ध्वनि प्रदूषण से क्या होता है, तो लगातार बहुत तेज आवाज़ कानों पर पड़ती रहे तो इससे मनुष्य के सुनने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए ध्वनि प्रदूषण को गलत माना जाता है, या वह बहरा हो जाता है, मतलब कि कान का जो पर्दा होता है वो फट जाता है ज़्यादा आवाज़ की वजह से। ठीक है, जिस प्रकार यदि हम लोग ज़्यादा प्रेशर किसी फुग्गे में डाल दें तो फुग्गा फट जाता है, उसी प्रकार से ज़्यादा आवाज़ की वजह से जो सुनने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है, एक तो लोग बहरे हो जाते हैं। ध्वनि प्रदूषण का स्वास्थ्य पर भी खराब प्रभाव पड़ता है। देखिए, बहुत ज़्यादा हम लोगों को, अगर हम लोग कोई शांत माहौल में रहकर कुछ काम कर रहे हैं और हमको बार बार कोई डिस्टर्ब करेगा या फालतू की ध्वनियाँ बजेगी, आवाज़ आएगी, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है ना, एकदम मन डिस्टर्ब हो जाता है, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, मनुष्य चिड़चिड़ा हो जाता है। तो मनुष्य चिड़चिड़ाहट हो जाता है, मेरे को परेशान क्यों कर रहे हो, जाओ यहाँ से, या फिर कम कर दो आवाज़, इस प्रकार से। तो ज़्यादा ध्वनि के कारण उसे सिर दर्द होने लगता है, चक्कर आने लगता है, शारीरिक कष्ट भी हो सकते हैं, यहाँ तक कि दिल का दौरा भी पड़ सकता है ध्वनि प्रदूषण से। तो सोचिए फ्रेंड्स कि ध्वनि प्रदूषण से गंभीर इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, इतना हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो क्या ध्वनि अच्छा होता है? नहीं होता है। ध्वनि प्रदूषण के कारण जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनसे फल निकलना बंद हो जाता है फ्रेंड्स, ये बात भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसलिए ज़्यादा ध्वनि सिर्फ और सिर्फ कुछ विशेष अवसर में ही ध्वनियाँ बजाई जाएं, या फिर आपके आसपास। अब इसके रोकथाम के उपाय मैं बताऊं तो जो चीज़ होता है उन चीज़ों को कम करो, ज़्यादा यूज़ मत करो, यही है उसके बचाव या रोकने के उपाय हैं, ध्वनि प्रदूषण को रोकने के उपाय हैं। सोचिए और अपनी कॉपी में लिखिए कि ध्वनि प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है। जो मैंने अभी बताया कि खराब वाहनों को चढ़ना बंद कर दो, ज़रूरत ना होने पर वाहन में जो हॉर्न होता है उसको मत बजाइए, बहुत अधिक बिना फालतू के वाहनों को मत चलाइए, और फिर मिक्सी वगैरह बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी आप मिक्सी का यूज करें, नहीं तो आप सिलबट्टे में ही कुछ भी चीज़, छोटा मोटा चीज़ आप पीस सकते हैं। और फिर जो डीजे वगैरह होता है ये सिर्फ विशेष अवसर में ही बजाएं, बहुत ज़्यादा नहीं बजाने चाहिए। इस प्रकार हम इसके रोकथाम कर सकते हैं। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आप लोग भी इस बात को ध्यान रखिएगा। ये हमको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, पर्यावरण में किस प्रकार ढीला हो जाता है तो क्या क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आपको ध्वनि प्रदूषण के बारे में समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। आगे है 2.4, नेक्स्ट टॉपिक आ गया। अभी क्या हो गया, नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों ने देख लिया ना, वायु, जल, भूमि और ध्वनि, इसके प्रदूषण के बारे में। अब ये नेक्स्ट टॉपिक है वन संरक्षण, वृक्षारोपण एवं वन्य जीवों की सुरक्षा। अब वन संरक्षण हम लोग देख रहे हैं, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ट्री पोल्यूशन,
ट्री प्लांटेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो यहाँ पर हम लोग वन संरक्षण, वृक्षारोपण और वन्य जीवों की सुरक्षा के बारे में पढ़ेंगे। मनुष्य अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निरंतर प्रयास करता रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, मनुष्य अपने जीवन स्तर को उठाने के लिए हमेशा प्रयासरत है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह प्राकृतिक पर्यावरण को नष्ट भी कर देता है। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से वनों और वन्य जीवों को हानि पहुंचा रहा है। वनों की कटाई से वन्य जीवों का जीवन असुरक्षित हो गया है। भाई आजकल आप लोगों ने ये बहुत सारे केसेस देखे होंगे कि हाथी किसी गांव में घुस गया, किसी के घर को नष्ट कर दिया, किसी को कुचल दिया तो वो मर गया। भालू आ गए, भालू ने मनुष्यों पर अटैक कर दिया और बहुत सारी चीज़ें आ गई। तो ये सब क्यों आ रही है? ये सब हम मनुष्यों के द्वारा किए गए कृत्यों की वजह से ही आ रही है। मनुष्य क्या करता है? अपने स्वार्थ के लिए जंगलों को काट देता है। अब भाई हम किसी के घर को नष्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं तो जाएगा ही ना रहने के लिए। तो उसी प्रकार जो जानवर होते हैं जंगल के, अब उनका घर तो जंगल है, तो जंगल को नष्ट कर रहे हैं तो जंगल से वो भाग करके कहीं ना कहीं तो जाएंगे ना। इसी प्रकार हम लोग खुद के असुरक्षा के लिए, खुद की सुरक्षा का ध्यान हम लोग रखते ही नहीं हैं और हम लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। उस नुकसान की वजह से हम लोगों को भी नुकसान सहन करना पड़ता है, पहुंचा रहा है। वनों की कटाई से वन्य जीवों का जीवन असुरक्षित हो गया है। भाई उनका घर नष्ट हो गया है ना। ये पूर्व में आपने जाना कि प्रत्येक क्षेत्र में एक खाद्य श्रृंखला चलती है। देखिए भाई, हम लोगों ने पहले ही जान लिया है ना कि सभी क्षेत्रों में खाद्य श्रृंखला चलती है। इस खाद्य श्रृंखला से कोई भी जीव हट जाए तो श्रृंखला टूट जाती है। इस खाद्य श्रृंखला से हम लोगों ने ये भी देखा कि इनमें से कोई भी जीव हट जाए तो श्रृंखला टूट जाती है। इससे प्राकृतिक असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए वनों की कटाई नहीं करनी चाहिए। देखिए, प्रकृति में संतुलन को बनाए रखने के लिए वनों की कटाई हमें नहीं करनी चाहिए तथा वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। तो वनों को सुरक्षित करना है तो हमें वृक्षारोपण अधिक से अधिक करनी चाहिए। वन और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए अभयारण्य, देखिए वन्य और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं। हमारे प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान और कितने अभयारण्य हैं पता कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे प्रदेश में मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं और अभयारण्य कितना है? 8 हैं। अभयारण्य 8 है और 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है? ये बहुत बड़े बड़े जंगली क्षेत्रों को सरकार अपने सुरक्षा में ले लेता है, अपने उसमें जिम्मेदारी में ले लेता है कि ताकि कोई स्थानीय लोग वहाँ पर जा कर के वहाँ की किसी भी चीज़ को नष्ट ना कर सके। इसी को अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। इनके बारे में जब पाठ आएगा आपके सामाजिक विज्ञान में तब मैं आपको इनके बारे में और अच्छे से समझाऊंगी। बस आप लोग इतना ध्यान रखिए कि हमारे यहाँ राष्ट्रीय उद्यान 3 है, अभयारण्य 8 हैं, ठीक है। थोड़ा सा और आगे देखते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की प्रमुख वनस्पति साल। अब देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे प्रमुख वनस्पति साल, सागौन, बीजा, शीशम, बांस, तेंदू, महुआ, सरई, सेमल आदि ये क्या है? हमारे छत्तीसगढ़ की प्रमुख वृक्ष हैं, ठीक है। प्रमुख वृक्ष हैं। वन्य जीव, अब हमारे यहाँ की वन्य जीव मतलब कि जीव जंतु में सबसे ज़्यादा बहुतायत में यहाँ जंगली पशुओं में खरगोश, चीतल, सांभर, कोटरी, नीलगाय, वन भैंसा, बायसन और हाथी, भालू, शेर, तेंदुआ, भेड़िया, लकड़बग्घा, लोमड़ी प्रमुख जीव जंतु पाए जाते हैं। पक्षियों में हमारे यहाँ पहाड़ी मैना, कोयल, दूधराज, मोर, बगुला आदि प्रमुख हैं। और सांपों की प्रजातियों में कौन कौन से? नाग, करैत, अजगर,
धामन धामन आदि पाई जाती है। तो यहाँ पर हमारे यहाँ सांपों की भी प्रजाति पाई जाती है। राज्य के वनों में आदिवासी निवास करते हैं। तो जो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य में वन है वहाँ पर आदिवासी लोग निवास करते हैं। इनका जीवन पूर्ण रूप से वनों पर आश्रित होता है। मतलब ये लोग किसी चीज़ के लिए कहीं बाहर शहर वहर की तरफ नहीं जाते हैं। ये लोग सभी तरह की चीज़ों के लिए वन पर ही आश्रित होते हैं। हमारा राज्य जैव विविधता का अच्छा उदाहरण है। तो हमारा राज्य क्या है? जैव विविधता का अच्छा उदाहरण है। इसमें मैं थोड़ा सा आपको और बता देती हूँ, जो ये राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य है इन सभी में पेड़ पौधों के साथ साथ जो इतने प्रकार के जीव जंतु हैं ये सभी लोग इसमें सम्मिलित होकर के बनते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि वन्य जीवों को रक्षा करना ज़रूरी है, पेड़ पौधों को बचाना ज़रूरी है, तभी जाके हमारा पर्यावरण संतुलन बन सकता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है 2.5 2.5। यदि अधिक वर्षा हो तो क्या होगा? व्हाट इफ इट रेन्स हेविली। देखिए फ्रेंड्स, अधिक वर्षा होती है तो क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा किसी का घर गिर जाता है, बाढ़ आ जाती है, फसल नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से देखिए फ्रेंड्स, वह ध्वनि प्रदूषण हो रहा है ना। अब इस ध्वनि प्रदूषण की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है। माफ़ कीजिएगा, मेरी वीडियो में बहुत ज़्यादा आपको डिस्टर्बेंस होता होगा। तो क्योंकि अब फ्रेंड्स पता नहीं मैं अब क्या करूं, इतने सारे मेरे पास चीज़ भी नहीं है कि मैं एक बंद कमरे में कर सकूं। मुझे बहुत बड़ी मुश्किल से मैं ये वीडियो बना पाती हूं ताकि मैं आप लोगों को पढ़ा पाऊँ, दिखा पाऊँ कि जब बच्चों के पास टीचर उपलब्ध ना हो तब वो मोबाइल से ही किस प्रकार पढ़ सकते हैं। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई हुई है। आप लोगों को आई होप अच्छा लगता होगा। तो संसार के कुछ भागों में वर्ष भर वर्षा होती है और कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहां वर्षा कुछ दिनों के लिए होती है। वर्षा का समय अवधि तथा मात्रा वर्षा क्या समय अवधि तथा मात्रा विभिन्न स्थानों पर अलग अलग होती है। तो फ्रेंड्स, हमारे भारत में वर्षा बहुत भागों में कहीं पर हमेशा वर्षा होती है और कहीं पर वर्षा होती ही नहीं है, और कहीं पर रुक रुक कर होती है, कहीं पर थोड़ा बहुत होती है। तो इस प्रकार से बहुत तरह के स्थान है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ वर्षा कोई समय नहीं होता, ना कोई अवधि होती है, ना कोई मात्रा होता कितना होगा कितना नहीं। अत्यधिक वर्षा से अब देखिए यहाँ पर ये बताया है कि अत्यधिक वर्षा से बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। भाई, भारी वर्षा से नदी नालों में पानी का स्तर बढ़ सकता है और यह फैलकर बाढ़ का रूप लेता है। बाढ़ से फसलों, पशुओं तथा मानव संपदा को हानि पहुंचती है। और जब बाढ़ का पानी उतरता है तो मनुष्य से जल जीव कीचड़ में फंसकर मर जाते हैं। इस समय बहुत से रोगों के रोगाणु भी उत्पन्न होते हैं जो कई बीमारियां फैलाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अधिक वर्षा से क्या होता है? जो भारी वर्षा होता है, नदी नाले में पानी भर जाता है जिसकी वजह से बाढ़ आते हैं। बाढ़ आने से फसल नष्ट होता है, मनुष्य पशु भी नष्ट होते हैं, मनुष्य संपदा, मानव संपदा नष्ट हो जाती है। और जब बाढ़ का पानी उतरता है तो जलीय जीव जो होते हैं वो कीचड़ में फंस करके मर जाते हैं। इस समय बहुत से रोगों के रोगाणु भी उत्पन्न होते हैं जो कई प्रकार की बीमारियां मनुष्यों तथा जीव जंतुओं में भी लाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी गंभीर बीमारियां होती हैं। तो अधिक वर्षा से ये समस्याएं होती हैं। अब देखते हैं, यदि बहुत समय तक वर्षा ना हो तो क्या होगा? देखिए 2.6 टॉपिक में बताया कि बहुत ज़्यादा बहुत कम वर्षा हो जाए या फिर वर्षा हो ही ना तो क्या होगा? What happens if it does not rain for long periods? मतलब कि अगर अधिक समय तक वर्षा ना हुआ तो क्या होगा? यदि किसी क्षेत्र में एक वर्ष या उससे भी अधिक समय तक वर्षा ना हो तो क्या होगा? यदि ऐसा होता है तब उस क्षेत्र के कुओं, तालाबों में पानी के स्तर कम हो जाता है तथा कुछ तो पूरे सूख जाते हैं। इसे सूखा पड़ना कहते हैं। तो देखिए भाई, 1 साल या उससे अधिक सालों तक यदि वर्षा ना हो तो वहाँ के जो नदी तालाब होते हैं, कुआं होते हैं, वो सारे सूख जाते हैं और इसी को क्या बोलते हैं? सूखा पड़ना कहते हैं। वाष्पन के कारण भूमि से लगातार पानी की
हानि होती है रहती है, जिसके कारण मिट्टी सूख जाती है। तो भाई देखिए, हमेशा वाष्पन की क्रिया होती रहती है, जिसके कारण क्या होती है, भूमि से पानी लगातार सोखती रहती है। सूखा पड़ने पर खाद्यान्न एवं चारा प्राप्त करना कठिन हो जाता है। भाई सूखा पड़ेगा तो कोई पेड़ पौधे या घास थोड़ी ना उगेगा। आपने अखबार तथा टेलीविज़न में सूखे के बारे में पढ़ा होगा। क्या आप जानते हैं इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? इन स्थितियों का पशुओं और वनस्पति पर क्या प्रभाव पड़ता है? अपने शिक्षक मित्रों तथा परिवार के सदस्यों से चर्चा कीजिए तथा विभिन्न तरीकों से जानकारी एकत्र कर बाढ़ तथा सूखा पड़ने पर अपनी भूमिका पर कक्षा के साथियों के साथ विचार कीजिए। तो देखिए, सूखा पड़ने पर क्या हो सकता है। पहले तो यह है कि पानी का स्तर एकदम कम हो जाएगा, मिलना, लोग प्यासे मरने लगेंगे, पेड़ पौधे सूखने लगेगा और जो जीव जंतु हैं वो लोग भी मरने लगेंगे। कोई फसल पैदावार नहीं होगी, जिससे लोगों को खाने की भी कमी होगी। इस प्रकार बहुत सारी समस्याएं होती हैं सूखा पड़ने पर। ठीक है, हम जानते हैं कि पृथ्वी पर उपयोग के लिए उपलब्ध जल की मात्रा अत्यंत सीमित है। हम लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि हम लोग पहले पाठ में पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी पर बहुत ही कम उपयोगी जल उपलब्ध है, जबकि जनसंख्या वृद्धि तथा अति उपयोग के कारण इसकी मात्रा लगातार घटती जा रही है। और इसके अधिक उपयोग के कारण, जनसंख्या वृद्धि के कारण जल की उपयोग अधिक बढ़ती जा रही है। इसलिए यह आवश्यक है कि जल का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए, सावधानी बरती जाए जिससे जल का अपव्यय ना हो। इसलिए मैंने पानी, वाटर पोल्यूशन के बारे में भी बताया कि जल को किस प्रकार हमें एकत्रित करना चाहिए। तो जल का हम लोगों को बहुत सीमित उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये अत्यधिक उपलब्ध नहीं है हमारे पृथ्वी में। आई होप फ्रेंड्स, आप लोगों को ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं हमने सीखा को। देखिए, हमने सीखा, वी हैव लर्नड। पहला, सजीव एवं निर्जीव घटक मिलकर पर्यावरण बनाते हैं। तो पर्यावरण की कौन बनाते हैं? सजीव और निर्जीव घटक मिलकर पर्यावरण बनाते हैं। दूसरा, पर्यावरण में सजीव एवं निर्जीव घटकों की पारस्परिक निर्भरता होती है, मतलब एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तीसरा, प्रकाश, ताप, जल, वायु, मिट्टी तथा खनिज निर्जीव घटक कहलाते हैं। पौधे तथा जंतु सजीव घटक कहलाते हैं। हम लोगों ने अच्छे से सीखा हुआ है ना पहले एक की तरफ पढ़ करके। फिर भोजन, आवास एवं सुरक्षा हेतु सजीव एवं निर्जीव परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। हम लोगों ने इसको भी पढ़ा है। ठीक है, उत्पादकों और उपभोक्ताओं से खाद्य श्रृंखला बनती है। उत्पादकों और उपभोक्ताओं से खाद्य श्रृंखला बनती है। प्रदूषित वायु, प्रदूषित जल, प्रदूषित भूमि, तीव्र ध्वनि से पर्यावरण प्रदूषण होता है। भाई मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया ना। पर्यावरण प्रदूषण पर रोक, वृक्षारोपण एवं वन्य प्राणी संरक्षण से प्राकृतिक संतुलन बना रहता है। तो इस प्रकार पर्यावरण पर प्रदूषण का रोक, वृक्षारोपण करना, वन्य प्राणी संरक्षण से प्राकृतिक संतुलन बना रहता है। अत्यधिक वर्षा से बाढ़ आती है, जबकि लंबे समय तक वर्षा न होने पर सूखा पड़ता है। हमने इन्हीं चीज़ों के बारे में आज इन 2 वीडियो में सीख लिया है। आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि हर विद्यार्थी तक उनका कोर्स कंप्लीट होने के लिए ये वीडियो जाए। और ज़्यादातर ये वीडियो ना केवल कोर्स कंप्लीट करने के लिए है, बाकी उन सभी के लिए है जो लोग अपने बेसिक्स को हर सब्जेक्ट में क्लियर करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। चलिए फ्रेंड्स, इसके क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में प्ले करवा करूँगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा आपको क्वेश्चन आंसर वाले, इसके सारे क्वेश्चन वाला। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।